नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्जरी के बारे में, जो कि कुछ ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट में की जाती है। ब्रेन स्ट्रोक जो है वो पैरालिसिस होने का सबसे बड़े कारणों में से एक है। ब्रेन स्ट्रोक होता कैसे है, पहले से भी समझने की ज़रूरत है। ब्रेन स्ट्रोक किसी को तब होगा जब उसके ब्रेन में किसी टाइप की क्लॉट आएगी या फिर वो नस फटेगी। अब जब किसी ब्रेन में क्लॉट आती है, नस फटती है, तो ब्रेन का एक हिस्से तक ब्लड नहीं जा पाता। जब वो ब्लड नहीं जा पा रहा, ऑक्सीजन नहीं जा पा रही, खाना नहीं जा पा रहा, तो ब्रेन का कुछ हिस्सा डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से जो हिस्सा वो काम करता था, वो नहीं कर पाता और रिज़ल्ट क्या होता है कि हाथ-पैर नहीं चल पाते क्योंकि हमारा ब्रेन का वही हिस्सा हाथ-पैर को या फिर आवाज़ को कंट्रोल करता था। अब पेशेंट हो जाता है पैरालाइज़्ड। अब जब पेशेंट जब को कभी पैरालिसिस अटैक पड़ता है, तो हम सारे हॉस्पिटल भागते हैं, जो कि गलत नहीं है। अब वहाँ पे कुछ पेशेंट को कहा जाता है कि आप अपनी सर्जरी करवाओ और कुछ को कहता है कि कंज़र्वेटिव चलेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है सर्जरी करवाने की। तो ऐसा क्या होता है कि किसी पेशेंट को सर्जरी एडवाइस की जाती है, किसी को नहीं की जाती, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सर्जरी के नाम से सारे के सारे पेशेंट डरते हैं कि हमने सर्जरी नहीं करवानी, हमें सर्जरी नहीं करवानी। तो सर्जरी क्यों और किस केस में ज़रूरी है और किन केसेस में ज़रूरी नहीं होती, उसको हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो जब हमारे ब्रेन के अंदर क्लॉट आया था, नस फटी थी जिसकी वजह से ब्रेन के किसी को नुकसान पहुँचा। जब ब्रेन की किसी को नुकसान पहुँचता है तो ब्रेन के अंदर आ जाती है सूजन। अब हमारा ये देखो, ये मिडलाइन, है ना? आप ये जो मिडलाइन होती है अपने शरीर को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। अब ब्रेन के अंदर भी होती है, अब आप फिगर में देखो तो आपको दिख रही है ना एक मिडलाइन है। अब जब किसी के दिमाग में सूजन आएगी तो क्या होगा कि जब सूजन आएगी, दिमाग जो है वो फैलना शुरू करेगा। अब जो हमारा दिमाग है वो तो हड्डी के खोल के अंदर है। अब उसके अंदर अगर वो फैलेगा तो जगह ही नहीं है। अब अगर कोई चीज़ फैलती जाएगी, कंटीन्यूअसली फैलती रहेगी, ब्रेन अगर फैलता रहेगा तो वो दीवार के साथ लगेगा और फैलेगा तो क्या होगा कि ब्रेन के जो सेल्स हैं वो पूरी तरह से डैमेज हो जाएँगे। पेशेंट की डेथ हो जाएगी। तो पेशेंट की डेथ को बचाने के लिए वहाँ पर सर्जरी की जाती है। अभी कैसे पता लगता है कि दिमाग के अंदर सूजन आ रही है या नहीं आ रही? तो ब्रेन का जब हम सीटी या फिर एमआरआई करते हैं, तो उसमें मिडलाइन शिफ्ट देखी जाती है कि दिमाग में मिडलाइन जो हमारी दिमाग की मिडलाइन है वो मूव कर रही है नहीं कर रही। मिडलाइन से वो आगे-पीछे हो रही है नहीं हो रही। अगर मिडलाइन शिफ्ट हो रही है यानी आगे-पीछे हो रही है, तो वो कितने एमएम हो रही है उसका आइडिया लगाया जाता है। अगर वो 5 एमएम से ऊपर होती है तो उन केसेस के अंदर पेशेंट को बताया जाता है कि इस पेशेंट में सर्जरी करनी पड़ेगी क्योंकि ब्रेन के अंदर इतना ही स्पेस है जहाँ पर वो फैल सकता है। इस तरह अगर वो फैलने की कोशिश करेगा तो ब्रेन को परमानेंट डैमेज होगा और पेशेंट जो ज़िंदा रह सकता है वो नहीं रह पाएगा। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, हड्डी खोल देते हैं कि दिमाग ने जो फैलना है यहाँ से फैल ले। क्योंकि हमने हड्डी खोल दी है ना, तो वो थोड़ा-सा फैल पाएगा और जब जैसे ही वो ठीक होती है, सूजन उतरती है तो हड्डी को वापस लगा दिया जाता है। इसे क्रेनियोटॉमी और क्रेनियोप्लास्टी कहते हैं। हटाना क्रेनियोटॉमी और लगाना क्रेनियोप्लास्टी। अब इससे हुआ क्या कि पेशेंट अब जब पेशेंट की जान बच गई तो उसके बाद वहाँ से हमारी शुरू होती है न्यूरोप्लास्टिसिटी क्योंकि ब्रेन जो है उसके अंदर जो अपने आप के जख्म को भरने की क्षमता है इसको हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। ये न्यूरोप्लास्टिसिटी बड़े काम की चीज़ है। अगर आपको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, सर्जरी हुई है नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है तो वो दिन इमेजिन करो जब आप उठ नहीं पा रहे थे, बैठ नहीं पा रहे थे, चल नहीं पा रहे थे मगर अगले 6 महीने के अंदर बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट हुई। ये इम्प्रूवमेंट इसलिए हुई क्योंकि ब्रेन ने अपने अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी कर जो खोई हुई क्षमताएँ थी वो वापस लेकर आया। अब बस प्रॉब्लम इतनी सी है कि ये पहले 6 महीने में यानी जिस दिन हमें स्ट्रोक हुआ उसे 6 महीने तक ये ऑटोमेटिक तरीके से शरीर में लगभग चलती है। ठीक है? शुगर पेशेंट में जल्दी खत्म हो जाएगी, कोई अगर एज ज़्यादा है तो वो जल्दी बंद हो जाएगी, बट नॉर्मली 6 महीने का टाइम पीरियड हम लेके चलते हैं। ये जो 6 महीने होते हैं इसमें काफ़ी अच्छी रिकवरी आती है बट इसके बाद हम जो मर्ज़ी ट्रीटमेंट कर लें, जो मर्ज़ी एक्सरसाइज़ कर लें, जो मर्ज़ी हम थेरेपियाँ लगवा लें, अब इम्प्रूवमेंट नहीं आती क्योंकि ब्रेन के अंदर ये न्यूरोप्लास्टिसिटी बंद हो जाती है। तो अगर कोई पेशेंट 6 महीने से ज़्यादा पुराना है पैरालिसिस का, तो वहाँ पर हमें न्यूरोप्लास्टिसिटी पे काम करना पड़ता है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी दोबारा से स्टार्ट हो जाए और ब्रेन अपनी खोई हुई क्षमताओं को वापस पाना शुरू कर दे, जो कि आप देख सकते हो इन पेशेंट के साथ भी। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज हमारे साथ हैं रमेश जी। रमेश जी हैं लखनऊ से। तो रमेश जी आपका लकवा कब हुआ था? 8 जुलाई को था। 8 जुलाई 2024 24 24 को हुआ था और तब आपकी कंडीशन कैसी थी? तब तो चल नहीं पाते थे, पकड़ के बिल्कुल चल नहीं पाते थे कुल्लू का ये पकड़ के ले जाते थे उनको। और अभी यहाँ से ट्रीटमेंट कितने टाइम से चल रहा है? अभी साहब 2 महीने 1 महीने दवा ले गए थे, 1 महीने 15 दिन खाए, 15 दिन के बाद 15 दिन नहीं खाए भी इतनी। अच्छा, ढाई महीने खाई है अभी? हाँ।
अब 2.5 महीने में सुधार कितना हुआ है? बहुत बढ़िया सुधार हुआ साहब। एक क्या सुधार हुआ बता तो दो। तो साहब चल नहीं पाते, बैठ नहीं पाते थे, चल लेते हैं तो खुल कर लेते हैं अब। मतलब चलना उठना बैठना अब शुरू हुआ है। अब शुरू हुआ था। बिना सहारे के चल लेते हो? जी बिना सहारे चलते हैं साहब। 1-2 किलोमीटर चले जाते साहब। 1-2 किलोमीटर चल लेते हो। जी। ये तो बहुत अच्छा सुधार है आपके अंदर, बट अभी हाथ में अकड़न बहुत है। हाथ ही में रखना ठीक है, उसका मैं करूँगा अभी 2.5 महीने हुए हैं ना, अकड़न का मैं दे रहा हूँ इस बारी कि हाथ आपका सीधा हो जाए। जो बाकी हमारे मरीज होते हैं लकवे के, जो निराश हो जाते हैं, तो कभी आपको लगा कि आप निराश हो गए? अरे हम निराश नहीं हुए साहब। निराश नहीं हुए, नहीं हम निराश नहीं हुए साहब। मेहनत करते रहे ना। जी। ठीक है। लकवा जब भी किसी को होता है ना, तो सबसे बड़ी गलती कोई लकवा का मरीज क्या कर सकता है, वो है हिम्मत हारना। अगर आपका पेशेंट या आप हिम्मत हार जाते हैं, मेहनत नहीं करते, या फिर ये सोचते हैं कि जब आप ठीक हो जाएंगे तब चलना शुरू करेंगे, तो सबसे बड़ी गलतियों में से एक होता है। जिस तरह से रमेश जी हों या बाकी जितने भी आपने हमारे मरीज देखे हो, उनमें एक कॉमन चीज़ थी कि वो कभी हिम्मत नहीं हारे हैं। उनके अंदर वो एक शक्ति थी, चाहे वो 10 साल पुराना लकवा था, चाहे ये इनका अभी 1 साल पुराना लकवा क्यों ना हो। उनमें एक इच्छा शक्ति थी कि मुझे ये चीज़ को ठीक करना है। तो जो पेशेंट बिस्तर पर लेटे रहते हैं, बैठे रहते हैं, उनके घर वाले कहते हैं कि नहीं उनको नहीं उठने देना, बीमार हैं, बीमार की तरह उनको ट्रीट करते हैं, तो वो मरीज कभी ठीक नहीं हो पाते हैं। एक दिन बीच में जाऊंगे तो थेरेपी कराने, हम 4 पहिया गाड़ी चलाते हैं अपने हाथ से। क्या? अपने हाथ से चलाइए 4 पहिया गाड़ी। आप अच्छा 4 पहिया गाड़ी खुद ले गए? मेरा बेटा था नहीं, हमारा ले गया था, कहा मैं खड़ी करो गाड़ी यहाँ लाके जरा। खुद चला ली गाड़ी आप? अपने हाथ से आके ले गए थे। हाँ। अब मत करना दोबारा से, ठीक है? पहले थोड़ा सा हाथ ठीक होने दो, फिर चलाना। तो ये हिम्मत होती है, बट इस हिम्मत को ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं करते जैसे रमेश जी ने किया था, खुद गाड़ी चला के चले गए, क्योंकि इसमें रिस्क होता है, आपको भी रिस्क होता है और सड़क पर चलने वाले जो बाकी सारे खुद लोग होते हैं उनको भी रिस्क होता है, क्योंकि ब्रेक लगाने में अगर थोड़ा सा भी टाइम ज़्यादा लगता है तो किसी न किसी को चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये जो रमेश जी ने किया इसका मैं सपोर्ट नहीं करता, इनको भी मना करूँगा कि ऐसा ना करें। ठीक है जी, सुन रहे हो? अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? रिक्शा करके चले जाया करो, बैटरी रिक्शा चलते तो होंगे आपके यहाँ पर, तो उनको कर लिया करो, बट ऐसे मत काम किया करो, ठीक है? तो इसको हम वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी हम पेशेंट को देखते हैं, इनकी थोड़ी सी जो स्टिफनेस है उस वाले पार्ट पे काम करते हैं। बट सीखने वाली बात ये है कि आप लोगों ने जो गलतियाँ हैं वो नहीं करनी है, आपने मेहनत रखनी है। बिस्तर पे लेटे-लेटे अगर आप मरीज़ को सिर्फ मेडिसिन देते रहोगे तो उससे पेशेंट ठीक नहीं होने वाला, पेशेंट से नहीं चला जा रहा, आपने उनको पकड़ना है, खड़ा करना है, चलाना है। अगर आप ये हिम्मत दिखा देते हो, ये थोड़ी-सी मेहनत कर लेते हो उनके साथ, तो पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर होता है, चाहे वो हमारे रमेश जी हों, चाहे हमारे बाबूजी हों, तो बहुत स्पीड से रिकवरी देखने को मिलती है।